दोस्तों, किसी भी इंसान का कंजूस होना उसकी आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि उसकी नीयत पर निर्भर होता है। हैदराबाद रियासत के आखिरी नवाब नवाब मीर उस्मान अली खां की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। उन्होंने 1911 में हैदराबाद की गद्दी की बागडोर संभाली थी। अपने जमाने में उनकी गिनती दुनिया के सबसे रईस शख्स में होती थी। टाइम मैगजीन ने 22 फरवरी 1937 को उन्हें अपने कवर पेज का हिस्सा बनाया था, जिसका शीर्षक था दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अमीर इंसान। मगर निजाम की गिनती अमीरों में होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े कंजूसों में भी होती है। कहा जाता है कि जब वे किसी बाहरी इंसान को अपने घर खाना खाने बुलाते तो उसे बहुत कम खाना परोसा जाता था। चाय पर भी सिर्फ 2 बिस्किट लाए जाते, जिसमें से एक निजाम का तो दूसरा घर आए उस मेहमान का हुआ करता था। मान के चलिए अगर किसी दिन एक से ज्यादा मेहमान आए तो मेहमानों की गिनती के हिसाब से बिस्किट लाए जाते थे। जब भी निजाम को उनके जानने वाले सिगरेट ऑफर करते तो वे एक के बजाय 4 सिगरेट्स पैकेट से निकाल लेते थे। उनकी अपनी सिगरेट सस्ती चार मीनार हुआ करती थी, जिसका उस जमाने में 10 सिगरेटों का एक पैकेट महज 12 पैसों में आया करता था। उनके इस सस्ते शौक के चलते आप उनकी कंजूसी का अनुमान लगा सकते हैं। निजाम उस्मान अली खान के पास उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा एक नायाब हीरा हुआ करता, जिसका वजन लगभग 242 कैरेट का था। ताज्जुब की बात है कि नवाब इस हीरे का इस्तेमाल एक पेपर वेट की तरह करते थे। उनके जीवन का एक वाक्या बहुत मशहूर है। हैदराबाद रियासत में एक रस्म हुआ करती थी जहां साल में एक बार रियासत के कुछ कुलीन लोग निजाम को सोने की एक सिक्का ऑफर किया करते थे, जिन्हें निजाम को महज छूना था और उन्हें उन्हीं को वापस लौटाना था। सालों तक चली आ रही इस परंपरा में अब तक तो बस ऐसा ही चलते आ रहा था, मगर जिस साल मीर उस्मान अली खान गद्दी पर आए तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देख सभी की आंखें धरी की धरी रह गई। जैसे ही लोग उन्हें सिक्का देने आते तो वे उसे सिर्फ छूकर लौटाने की बजाय सिंहासन पर रखे एक कागज के थैले में डालते जा रहे थे। हद तो तब हुई जब एक सिक्का गलती से जमीन पर गिर गया। ऐसे में निजाम उसे ढूंढने के लिए अपने हाथों और पैरों के बल जमीन पर बैठ गए और लुढ़कते हुए सिक्के के पीछे तब तक भागते रहे जब तक वो सिक्का उनके हाथ में नहीं आ गया। शायद एक किस्सा निजाम की कंजूसी का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। खैर, आजादी के बाद निजाम मीर उस्मान अली खान की यह मंशा थी कि वे अपनी रियासत हैदराबाद रियासत को एक अलग मुल्क बनाएं। मगर उनके यहाँ काम करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी सर वॉल्टर का यह मानना था कि निजाम का यूं आजाद मुल्क बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, जिसकी 2 वजह थी। एक तो उनकी रियासत पूरी तरह से जमीन से घिरी हुई थी, जहां से समंदर की ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में वे चाहकर भी किसी बाहरी मुल्क को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। दूसरा, वे धर्म से मुसलमान थे, जहां उनकी ज्यादातर जनता हिंदू थी। ऐसे में जोर जबरदस्ती से रियासत को आजाद मुल्क बनाने का सपना निजाम और हैदराबाद की जनता के लिए ठीक नहीं था। निजाम मीर उस्मान अली खां का जीवन पूर्ण रूप से अव्यवहारिक था। वे ना तो कभी हैदराबाद से बाहर निकले, ना किसी बाहरी मंत्री से जाकर मिले। शुरू में अंग्रेजों ने निजाम के मन में यह गलत फहमी बिठा दी थी कि उनके जाने के बाद वे अपना नया मुल्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश सांसद स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन लेने के लिए भारत भेजा गया तो वाइसराय लिनलिथ के दबाव में आकर उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि आज़ादी का कोई भी दावा राजाओं और भारत के राजनीतिक नेताओं के साथ मीटिंग के साथ ही सुलझाया जा सकता है। मगर इसके बावजूद भी 3 जून 1947 को निजाम ने एक रॉयल ऑर्डर जारी कर यह घोषणा कर दी कि भारत की आज़ादी के बाद वे भी अपने हैदराबाद को एक अलग मुल्क बनाएंगे। कहानी यही तक नहीं रुकी। निजाम हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने 12 जून 1947 को
वाइसराय को तार भेजकर ये कड़े शब्दों में कहा कि हैदराबाद किसी भी हालत में आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं बनने वाला, चाहे उसे कोई भी कदम उठाना पड़े। निजाम इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि शायद उन्हें आने वाले दौर में भारत से युद्ध करना पड़ेगा। 1948 में उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को अपने यहां नियुक्त किया। कॉटन ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे हैदराबाद को मशीन गन्स, ग्रेनेड्स, मोटर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की सप्लाई कर सकते हैं, जिससे वे भारत के खिलाफ अपना एक डिफेंसिव अप्रोच अपना सकते हैं। 1947 में निजाम पुर्तगाल से गोवा को भी खरीदने के फिराक में थे, ताकि उन्हें एक सी रूट अपनी रियासत के लिए मिल जाए, जिसकी मदद से वे किसी बाहरी मुल्क को अपनी मदद के लिए बुला सकते थे। निजाम की हरकतें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को रास नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने तुरंत हैदराबाद रियासत को एक सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत में मिलाने का प्लान बनाया। जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबैटन को इस बात की खबर लगी कि भारत कभी भी हैदराबाद रियासत पर हमला कर सकता है, तब उन्होंने बिना किसी देरी के दोनों में सुलह करने की पेशकश की। जब माउंटबैटन ने बातचीत के लिए निजाम को दिल्ली आने का न्योता भेजा, तब निजाम ने इसे न मानते हुए उल्टा माउंटबैटन को ही दिल्ली से हैदराबाद आने को कहा। ऐसे में माउंटबैटन ने अपने सेक्रेटरी मिस्टर जॉनसन को माउंटबैटन से मिलने के लिए भेजा। जॉनसन की निजाम के साथ मुलाकात बेहद कड़वी रही, जहां उन्होंने निजाम उस्मान अली खां के बदतमीजी रवैये का वर्णन करते हुए लिखा है, निजाम मीर उस्मान अली खान का बातचीत करने का तरीका पूर्ण रूप से घमंड से भरा था। उनके इस रवैये की वजह से हमारी बातचीत ढंग से नहीं हो पाई। वे पुराने जमाने के शासक थे जो जिद्दी होने के साथ साथ छोटी विचारधारा को साथ लेकर चल रहे थे। जॉनसन की लिखी ये बातें निजाम के व्यक्तिगत जीवन को बयां कर रही थी, जहां उनके साथ एक मिनट के लिए भी बैठना मुश्किल हो गया था। अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने मई 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी का बैन हटा दिया था। ऐसे में भारत को अब ये लगने लगा था कि अब बहुत हो चुका। माउंटबैटन के भारत छोड़ने के एक हफ्ते में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम मीर उस्मान अली खां को भारत में शामिल होने का एक फाइनल अल्टीमेटम दिया, मगर इस बारे में निजाम ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे चुप रहकर भारत सरकार को चिढ़ाना चाहते थे, जिससे भारतीय नेतागण कुछ गलती कर बैठे और उन्हें हैदराबाद को भारत से आजाद कराने का एक मौका मिल जाए। साथ ही साथ रियासत में रजाकारों द्वारा गैर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, ताकि एक आक्रामक सोच के जरिए सभी लोगों को हैदराबाद की आज़ादी में शामिल किया जा सके। अगस्त एंडिंग आते आते भारतीय सेना ने पूरे हैदराबाद को करीब करीब घेर लिया था और हैदराबाद में घुसने के लिए आदेश का इंतजार करने लगे थे। हालांकि हैदराबाद के निजाम इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि भारतीय सेना कभी भी किसी वक्त भी उन पर हमला कर सकती है, मगर फिर भी उनकी 25,000 की सेना इस मौके के लिए तैयार नहीं थी। उनकी युद्ध नीति आधुनिक नहीं थी, जहां कॉटन द्वारा लाए उस हथियारों का भी सप्लाई उन तक पहुंच नहीं रहा था। बिना हथियार के सेना का हाल ऐसा हो गया था कि उन्हें मजबूरन भारतीय टैंकों और सैनिकों पर पत्थर से हमला करना पड़ा। दूसरी ओर पाकिस्तानी जनता भी पाकिस्तान सरकार से ये मांग करती थी कि उन्हें हैदराबाद को भारत के खिलाफ मदद करनी चाहिए, मगर इसके 2 दिन पहले पाकिस्तान के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो चुकी थी। ऐसे में उस वक्त पाकिस्तान की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आना मुश्किल था। 17 सितंबर 1948 को फाइनली हैदराबाद के निजाम भारत के सामने सरेंडर कर देते हैं और भारत में विलय की घोषणा कर देते हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि निजाम सरेंडर से पहले मिस्र भाग जाना चाहते थे, मगर हालात कुछ इस तरह के बने कि उन्हें मजबूरन हैदराबाद में ही रहना पड़ा। हैदराबाद के सैनिकों के सरेंडर के बाद निजाम के सबसे बड़े सहयोगी रजाकारों के मुखिया रजवी और लईक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर निजाम और उनके परिवारजनों को छुआ तक नहीं, उन्हें अपने महल में ही रहने दिया। आगे चलकर निजाम मीर उस्मान अली खान ने एक और फरमान जारी करते हुए
ये घोषणा कर दी कि अब से हैदराबाद रियासत भारत का ही एक हिस्सा है, जहां भारत का संविधान ही उनका संविधान है। उस वक्त निजाम की हालत ऐसी थी कि मानो वे अर्श से फर्श पर आ गए हो। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।